मैं नासिर हुसैन आप सबका सुपर 20 पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का मैथमेटिक्स क्लास 10th का। और इससे पहले मैंने बना दिया था कि स्ट्रेटेजी कि आप कैसे पूरे मार्क्स फुल मार्क्स आप मैथमेटिक्स क्लास 10th में पूरे चैप्टर्स में आप कैसे 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। मैंने स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से बताया था। मैंने एवरी चैप्टर वाइज मैंने बताया था। प्लीज पहले आप उसको देखें, उसके बाद आज हम लोग इस चैप्टर में चैप्टर नहीं बल्कि कंटेंट पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं चैप्टर शुरू करूंगा। और इस कंटेंट बनाने से पहले तो मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये है, प्लीज पहले फोकस आप इधर करें। मैं मान लेता हूं कि एक आइलैंड है। अब आपको घूमने का मौका मिला। आपको जब घूमने का, मैं बस एक एग्जांपल लेकर के तब उसके बाद में कंटेंट में आऊंगा। आइलैंड है। आइलैंड क्या होगा, मैं मान लेता हूं एक ऐसा आइलैंड है। इससे पहले आपने इस आइलैंड का नाम नहीं जाना कि आइलैंड के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर आपको घूमने का मौका मिला और ऐसा मौका मिला कि सिर्फ आपको ही ये आइलैंड घूमने का मौका मिलेगा, आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा, ना ही आपके पास बिल्कुल गाइड नहीं रहेगा, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको इस जंगल में या फिर इस आइलैंड में एंट्री करने से पहले आपके पास एक गाइड दिया जाएगा इससे बाहर। वो गाइड क्या करेगा, आपको इसके बारे में समझाएगा। जब वो समझाएगा तो वो ओरल ही तो नहीं समझाएगा, क्योंकि इतना बड़ा अब घूमना है, ओरली तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो ये गाइड क्या करेगा, आपको एक मैप देगा। क्या देगा, मैप देगा। आप क्या करेंगे, इसी मैप के जरिए से वो सारी चीजें कैसे आप घूम पाएंगे, ताकि कि इस मैप के जरिए से आप अकेले चले जाओ। अगर ये मैप ना होता, ये गाइड ना होता, अगर आप घूम नहीं जाओगे ना, तो आप निकल नहीं पाओगे बाहर, आप फिर मोगली बन के घूमते रह जाओगे हमेशा के लिए। इसीलिए गाइड ने क्या क्या मैप दिया। इस मैप में क्या था, ये स्टूडेंट है, ये कोई गाइड मतलब घूमने के लिए टूरिस्ट है, एक गाइड है। जब ये गाइड ने क्या किया, इसको दिया एक मैप में दिया कि पहला नंबर आपको यहां जाके घूमना, फिर यहां घूमना है, यहां घूमना है, यहां घूमना है, ऐसे ऐसे करके देन फिर आप एग्जिट हो जाओ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस टूरिस्ट को पता चल जाएगा। अगर मैं मान लेता हूं कि ये यहाँ पे है थर्ड पे, इसको कितनी जगह घूमनी है, टोटल 6 जगह घूमना है। तो 6 जगह में ये क्या करेगा, जब इसको पास मैप रहेगा दिमाग में अच्छे से, अगर दिमाग में मैप रहेगा तो वो क्या करेगा, मैप भी अंदर लेकर के नहीं जाना, इसको मैप भी अंदर लेके नहीं जाना है, सिर्फ ये मैप में समझा देगा, लेकिन साथ में मैप लेके नहीं जाएगा। तो जब वो जाएगा, जब उसे अच्छा मुझे तो मैंने नंबर पहले ही गाइड ने बता दिया था नंबर वाइज, तो अब थर्ड नंबर पे जैसे ये पहुंचेगा, उसको ये पता चल जाएगा कि मैंने अभी तक 2 जगह घूम चुका हूं, थर्ड जगह भी घूम चुका हूं, और बाकी का हमें 3 जगह घूमना है। इससे इसे पता चल जाएगा मुझे कितना घूम चुका हूं और मैं कितना घूमना है। और हालांकि इसका टाइम बाउंडेशन भी दे दिया है, टाइम बाउंडेशन की आपको 1 दिन में या 1 हफ्ते में आपको घूमना है। ओके, जब वो यहाँ पे फिर पहुंचा, फिर उसने ये देखा कि चलो हमने 1 2 3 4 जगह घूम चुका, अब मुझे 2 जगह घूमना है। इससे ये पता चल जाता है कि आप कहाँ पे हो, कितना घूमना है, कितना घूम चुके हो, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। अब इस एग्जाम्पल से इससे क्या लेना देना है, बहुत कोरिलेट, बहुत अच्छा लेना देना है एक दूसरे से। इससे ये लेना देना है कि जैसे ही ये गाइड इसको समझा रहा था, वैसे ही मैं नासिर हुसैन आपका टीचर, मैं इस चैप्टर का भी क्या, आपका एक जंगल की तरह, एक आइलैंड की तरह, क्योंकि आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा इस चैप्टर में क्या है, कैसे पढ़ना है, इसको कैसे बहुत अच्छा एनालिटिकल वे से, कि बहुत अच्छा सब कैसे कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सके, बहुत बेसिक वे में, जैसे कि एक गाइड ने इस टूरिस्ट को मदद किया था। उसी तरह से आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहां पे कौन नहीं जाएगा, मैं तो जाऊंगा नहीं, आपको अकेले जाना, कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, पेन और पेंसिल। उसी तरह से इस टूरिस्ट को यहाँ पे एंट्री करना था, मैप लेके भी नहीं, विदाउट गाइड अकेले ही जाना था, अकेले घूमना था इसको। उसी तरह से आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसीलिए मैंने क्या बनाया है, कंटेंट। जैसे ही यहाँ पे गाइड ने इसको मैप दिया था, उसी तरह से मैंने क्या बनाया, यहाँ पे कंटेंट बनाया हूं। कंटेंट इट्स लाइक मैप की तरह ये भी काम करेगा, मैप की तरह ये भी काम करेगा। सबसे पहले यहाँ पे जैसे वो एंट्री किया, तो इसको क्या पहला चीज देखने को मिला, पहले चीज इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी होगा इस आइलैंड में, मैंने एक एग्जांपल दिया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे नंबर 1 पे हमें क्या पढ़ना था, इंट्रोडक्शन। हालांकि मैं लिखना भूल गया था यहाँ पे इसको,
क्या था, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले रियल नंबर, क्योंकि पहला चैप्टर ही हमारा कौन सा है, रियल नंबर है। रियल नंबर हम लोग पढ़ेंगे। रियल नंबर को अगर हम अच्छे से समझेंगे तो हमें इसमें से एक ही देखना पड़ेगा कि विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। अब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये रियल नंबर होता क्या, मैं सिर्फ एक कंटेंट बता रहा हूं। उसके बाद फिर हम लोग वन बाय वन सारे और जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर क्या होगा, वो रियल नंबर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, एक होगा विद डेसिमल, एक होगा विदाउट डेसिमल, रियल नंबर होगा। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6 देन एग्जिट। उसके बाद भी हम लोग 1 से शुरू करेंगे और कहां तक, 4 तक जाएंगे। इसी में मेरा क्या हो जाएगा, कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा। ओके, अब दूसरे चीज में क्या हो जाएगा, 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर से आपको पता होगा कोई भी नंबर जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो भी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। और हमें कौन सा, ना ही तो जीरो इंटीजर्स पढ़ना है ना ही तो नेगेटिव, हमें कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है। हालांकि मैं ये सब जितने भी मैं पढ़ाऊंगा इंटीजर्स वगैरह सब मेरा इसी में कंप्लीट हो जाएगा। 2 में आ गया। इसमें से मैं 2 कौन सा इंपॉर्टेंट है, 2 में होगा सबसे पहले मेरा यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, या फिर उसी को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी बोलता है हम लोग। कौन सा, हालांकि इन्हीं पे ही हमारा आधा चैप्टर जो इन्हीं से कंप्लीट हो जाता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में फिर पढ़ेंगे, या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, दोनों एक ही चीज है। हमेशा याद रखें ना, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना आपको, ये दोनों एक ही चीज है। अब आखिर इसका हम लोग फिर यूजेस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, फिर हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे कि इसका आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर हमें इसको पढ़ करके आगे के चैप्टर्स को, एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग यूजेस में, मैं आगे बताऊंगा। ओके, डिवीजन एल्गोरिदम में सबसे पहले पढ़ते क्या, इसका यूज क्या है। यूज पहले ये है कि हम लोग इसकी मदद से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। कितने, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की मदद से हम लोग 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। और वो किसकी मदद से निकालेंगे, ये हमारा एक मैंने लिख दिया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम लोग अगर मैं पढ़ूंगा कि जो डिविडेंड बराबर होता है डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा में क्या पढ़ना है, आखिर इसका यूज ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का कि हम लोग 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकाल लेंगे, कुछ ऐसे। ओके, और इसका तो मैंने एक बताया, और दूसरा इसमें ये हम लोग पढ़ेंगे कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फिर हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हमारा कौन होगा कि इसी में 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का मैंने एक बता दिया, और दूसरा ये है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब आखिर इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके दौरान हम लोग थोड़ा सा कुछ कंपोजिट नंबर के भी बारे में पढ़ेंगे और प्राइम नंबर के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद इसका हमें इसी के अंदर में हमें पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब पिछले 10 इयर्स का जब सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, कई सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है। आखिर इसका यूज क्या है, आखिर हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। इसका यूज ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। कितना नंबर्स का, 1, 2, 3। जो मैंने एक्स वाई जेड लिखा है ये मेरा क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स है। कितना इंटीजर्स रहेगा इसमें, 3 इंटीजर्स का। उन्हीं तीनों इंटीजर्स में से हमें क्या एलसीएम भी निकालना, उसी का एचसीएफ भी निकालना होगा तीनों का। और इससे पहले जो मैंने बताया था यहाँ सिर्फ हमने कितना 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बताया था, हमें इन्हीं दोनों का सिर्फ एचसीएफ बताना था। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकाला, कितने नंबर का, 2 नंबर भी हो सकता है, मोस्टली 3 नंबर होता है। ओके, द फंडामेंटल थ्योरम का एक मैंने पढ़ लिया कि हमें एक टॉपिक पढ़ना है। दूसरा टॉपिक क्या है, अब इन्हीं की टॉपिक की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे कि हमें टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। पेयर्स ऑफ इंटीजर्स का मतलब हो जाएगा कि यहां 2 इंटीजर्स रहेगा विद वेरीफाइड दैट द एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसका मतलब यह हो जाएगा हमारे पास एक ऐसे 2 कोई नंबर होगा, और वही 2 जो भी नंबर होगा, जब उन्हीं दोनों नंबर को जब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो फिर उन्हीं 2 नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे, एलसीएम अलग से निकालना है, एचसीएफ
वही दो नंबर्स का जब निकालोगे, उस नंबर का जो एचसीएफ को निकाल, दो नंबर्स होगा, दो नंबर्स का एचसीएफ भी निकालना है, उन्हीं दो नंबर का एलसीएम भी निकालना है। जब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीपल कर दोगे, जिस नंबर का आपने, फिर मैं बोलता हूं, जिस नंबर का आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला होगा दो नंबर्स का, उन्हीं दो नंबर्स को जब आप मल्टीपल करोगे तो उन्हीं को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो टू नंबर्स का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे, जब उन्हीं दोनों नंबर्स को जब मल्टीपल करोगे तो उसका एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर आ जाएगा। ओके, प्लीज अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज बहुत अच्छे से नोट कर ले, क्योंकि हम लोग फिर उसको आगे डिस्कशन करेंगे। सिर्फ मैं इसको कंटेंट बता रहा हूं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और शायद मैंने इससे पहले जो मैंने बताया था कि वेटेज मैंने बताया था, वेटेज मतलब क्या हो जाएगा इसमें, वेटेज में तो मैंने बताया था कि 5 से 6, 5 या 6 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इसका मैंने कल बताया भी था बहुत अच्छे से, प्लीज पहले आप उनको देखें फिर आप इसको देखना। ओके, इसी का थर्ड पॉइंट, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का थर्ड पॉइंट क्या है, गिवन दैट एचसीएफ, मैं मान लेता हूं कि एक नंबर है ए और 2, ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, उनका हमने एचसीएफ मैं मान लेता हूं सी निकल गया। कोई भी दो नंबर है उसका मैंने एचसीएफ कितना सी निकला, तो उन्हीं में सेम ऐसे रहेगा। और फिर मुझे एलसीएम निकालना है एबी, एबी का मतलब इन्हीं का ही, दो नंबर्स रहेगा, दो नंबर का एचसीएफ कुछ गिवन रहेगा, गिवन रहेगा, क्या रहेगा, गिवन रहेगा, आपको उन्हीं दो नंबर का एलसीएम निकालना है। या फिर ऐसा होगा, और या फिर ऐसा होगा कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम दिया होगा और ये दोनों नंबर का फिर एचसीएफ आपसे पूछ लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गिवन एट एचसीएफ, दो नंबर का एचसीएफ आपको गिवन है और आपको उन्हीं दो नंबर का एलसीएम निकालना है। ओके, फोर्थ क्या पढ़ेंगे इसमें, और क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, चेक वेदर ए का पावर एन कैन एंड विद द डिजिट 0, ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर का अगर पावर नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 जो भी हो, पॉजिटिव हो और नेचुरल नंबर हो, और जो वो नेचुरल नंबर होगा इस ए बी का नेचुरल नंबर होगा, सारे पॉजिटिव नंबर होगा। मैं मान लेता हूं 2 का पावर अगर मैं 5 कर दूं, क्या एंड में 0 आ सकता है, नहीं आएगा। तो मैं बताऊंगा आगे, सिर्फ इतना करना है कि अगर ए का पावर एन हो तो क्या इसका जो एन डिजिट होगा, जो उसका पावर को जब आप ब्रेक करोगे तो क्या उसके एंड में 0 होगा या नहीं होगा, हम फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। कहां पे 0 होता है, कहां पे 0 नहीं होता है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ओके, अब इसमें हमें 2 के बाद कौन सा आएगा, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे है रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर्स। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स का मतलब होगा, इससे पहले अगर आपने क्लास 9 में अगर अच्छे से आपको शायद ध्यान होगा कि आपने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते थे। हमने क्या उसमें सिर्फ हम नंबर लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करना हो हमने 9th में सीखा था, लेकिन हमें 10th में थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्या करना होगा कि अब उसी इरेशनल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बजाय अब हमें नंबर लाइन में उसको इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना होगा, टू प्रूव गिवन इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आपको क्या होगा, गिवन होगा, अब उन्हीं को क्या करना, आपको प्रूफ करना है। सो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स में हमें क्या पढ़ना है, हमें इसमें पढ़ना होगा इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करना होगा। जैसे इरेशनल नंबर मैंने √2, √5, 5 प्लस √3, तो कुछ ऐसे नंबर्स होगा, हमें ये प्रूफ करना होगा। ओके, अब फर्स्ट इसका जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास कोई रेशनल नंबर तो होगा, रेशनल नंबर होगा, लेकिन हमें एग्जैक्टली हमें बताना है कैसे, डेसिमल एक्सपेंशन में। इसका मतलब कोई मैं मान लेता हूं 200/18, 200/18 होगा, इक्वल में पॉइंट में तो कुछ तो 0 पॉइंट में तो आएगा ना, तो मैं एक छोटा सा नंबर लिया, लेकिन कोई कहीं ना कहीं क्या होता है, कोई बड़ा नंबर आ जाता है, तो उन्हीं को हमें एग्जैक्टली फिर रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स को हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। किसको, रेशनल नंबर को हमें किसमें, एग्जैक्टली डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। ओके, कैसे इसमें करेंगे हम लोग, क्या एग्जैक्टली द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर होगा, हमें उसे पॉइंट में एग्जैक्टली करना है, अप्रोक्सीमेटली नहीं करना है। ओके, आखिर हमें तो कोई भी नंबर अगर जब हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो एक्सपेंशन में हमें 2 चीजें इससे पता चलेगा, हमें 2 चीजें इससे पता चलेगा। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन में जब आप पढ़ेंगे
कि कितने पॉइंट के बाद नंबर रुक रहा है, नंबर नहीं रुक रहा है, या फिर नंबर रिपीट कर रहा है, या फिर नंबर सेमी रिपीट कर रहा है, या फिर नंबर एक जैसा रिपीट नहीं कर रहा होगा। तो इसमें हमें दो चीजें पता चल जाएगा। हमें इससे क्या होगा, हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग जो अगर हमें पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कहां पे, इंट्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा, इसमें पढ़ाऊंगा मैं विद डेसिमल वाले में। कहीं ना कहीं जो पूरा ये वाला रहा, जो फोर्थ वाला, इसका लेना देना कहां होगा, विद डेसिमल वाले के साथ। हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में कोई डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेगा। ओके, इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग इसी में पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग पढ़ेंगे इसमें। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग पढ़ेंगे कि उनको कोई भी नंबर्स को जब डेसिमल आप डेसिमल फॉर्म में जब भी रेशनल नंबर्स को आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें क्या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एक्सपेंशन पढ़ने को मिलेगा। हमने कंटेंट को देख लिया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटेंट में। जो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है, अगर आप एक बेसिक नॉलेज के लिए अगर मैं बता दूं कि वो सारे नंबर जो आप अब तक पढ़ते हुए आए हो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि रियल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जो आज बचपन से लेकर अब तक आप जो पढ़ते हुए आए हो, वही आपका कौन सा नंबर, रियल नंबर है। अगर आपने पढ़ा होगा, पॉइंट्स में पढ़े होंगे, फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, रूट्स में पढ़ा होगा, जिसमें इटरेशन होगा, जैसे कि √3, √5, तो आप नंबर्स कुछ पावर्स में भी होगा। आप जितने भी नंबर्स अब तक पढ़ते हुए आप आए हो, वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स है, बट वो सबके सब एक सीक्वेंस में होता है। ओके, उसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अब इसी क्योंकि हमारा चैप्टर जो है रियल नंबर्स पे ही बेस्ड है, इसीलिए मैंने कुछ बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके जरिए से हमें क्या कुछ में समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर 1 में रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर वो नंबर जो अब तक हम लोग पढ़ते हुए आए, जो रूट्स में है, जो नेचुरल नंबर्स वगैरह है। चलो, हमने रियल नंबर्स को पढ़ने की कन्वीनियंट के लिए, आसानी के लिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होगा विद डेसिमल, एक होगा विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल का मतलब इसमें कोई पॉइंट्स वाला नंबर नहीं होगा, एक होगा हमारे पास पॉइंट्स वाला होगा। उसके बाद ओके, रियल नंबर्स में पॉइंट्स के साथ सबसे पहले अगर आप गौर करो जरा सा, अगर मैं यहां से अगर आप ध्यान दें, सिर्फ इस नंबर को प्लीज ध्यान दें, आप इस नंबर को, आप सिर्फ नंबर्स को ध्यान दें। अगर आप नंबर्स को देखे होंगे 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स है, और सारे के पॉजिटिव भी साथ में आपका पॉजिटिव भी नंबर्स है। अब हम लोग इसे क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। नेचुरल नंबर का आप शायद पढ़े होंगे, क्योंकि एक ऐसे में सीक्वेंस, हालांकि आप तो जानते होंगे सारे नंबर्स, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए और बहुत अच्छे से, और मैंने टेबल जो मैंने बताया है आप भूलोगे नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। सो मैंने 1 2 3 4 5 जो ये मेरे नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर है। आगे बात समझ में, ओके, इनफिनाइट तक। उसके बाद जो जहां पे मैं पॉइंट करता हूं उन्हीं को समझे, यहां से जो यहां तक ये नंबर कैसा हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। ओके, नेचुरल नंबर के बाद अगर मैं एक नंबर अगर बैक जाऊं तो 1 के बाद 0 होता है, तो फिर आप कहां से 0 का देख लें, 0 से लेकर के अगर मैं यहां तक आऊं, फिर कहां तक, इन्फिनाइट तक। किधर, इस साइड, राइट साइड अगर हम जाएं तो फिर अब क्या हो जाएगा कि इस नेचुरल नंबर के साथ साथ अब क्या 0 भी इंक्लूड हो गया। जब 0 इंक्लूड हो गया, इसका मतलब वो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर का मतलब वो नंबर जो कि स्टार्टिंग कहां से हो, 0 से, और खत्म कहां हो, इन्फिनाइट तक। सारे के सारे नंबर एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके होल नंबर में सारे नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या, होल नंबर में एक्सेप्ट 0 को छोड़ने के बाद सारे के सारे नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है। ओके, अब फिर हम लोग आए, सबसे पहले हमने देखा पॉजिटिव, उसके बाद 0, हम क्या लेफ्ट साइड आते हैं, तो फिर 0 के बाद क्या नेगेटिव आना शुरू हो जाता है, नेगेटिव 1 2 3 4। तो अगर मैं इस नेगेटिव को इंक्लूड कर लूं, इसका मतलब इस वाले नेगेटिव में नेगेटिव 0 देन पॉजिटिव, इसका मतलब जब मैंने एक सीरीज बना लिया, सीक्वेंस बना लिया, तब वो नंबर कौन सा, एक नया नंबर बनेगा। वो नंबर कौन सा बनेगा, इंटीजर्स बनेगा। इसका मतलब हमने एक देख लिया कि नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें, होल नंबर, अगर होल नंबर में भी अगर जब हम नेगेटिव नंबर्स को जब हमने कर दिया इंक्लूड, तो हमारा कौन सा बन गया, वो हमारा बन गया इंटीजर्स बन गया है। ओके,
इंटीजर्स में अब 3 तरह का होता है। कौन सा होगा? जो इंटीजर्स में, इसका मतलब कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब क्या हो गया? सारे के सारे नंबर किसका? इंटीजर्स के अंदर में आता है। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये सारे क्या एक, अगर आप देखो इंटीजर्स को यहां से लेकर के यहां तक सारे इसके अंदर में है, इसीलिए जितने भी होल नंबर कह लो, सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, वो क्या हो सकता है? इंटीजर्स हो सकता है। और सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या? होल नंबर होगा, क्योंकि होल नंबर के अंदर में कौन आता है? इसी के अंदर में आता है नेचुरल नंबर। ओके, जो इंटीजर्स हमारे 3 तरह का है। जो नेगेटिव वाला नंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, उसको नेगेटिव इंटीजर्स। एक आ जाता है हमारा पॉजिटिव वाले, जो पॉजिटिव वाले को और एक नाम बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आ जाती बात जीरो को, हम लोग जीरो को क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर्स। और जीरो इंटीजर्स को हम लोग ना नेगेटिव इंटीजर में काउंट करते हैं, ना ही तो उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर में शामिल करते हैं उसको, क्योंकि जीरो को, किसी भी नंबर को जीरो से माइनस करने के बाद वही नंबर रहेगा, और जीरो को किसी भी नंबर के साथ प्लस करने के साथ भी वही नंबर होता है। इसीलिए हम लोग इसको ना ही तो जीरो और ना ही तो उसको पॉजिटिव इंटीजर, ना ही तो हम इसे नेगेटिव इंटीजर की तरह काम करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर हमारा नेचुरल नंबर कहलाएगा और नेगेटिव इंटीजर हमारा नेगेटिव वाला नंबर कहलाएगा। ओके, इसका मतलब ये जितने भी हमारे विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर हैं, तो सारे के, मैंने क्या लिखा? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। इसका मतलब अगर सारे के सारे इंटीजर अगर रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर होगा, ए भी होगा। इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, क्योंकि सबके नीचे मैं 1 लगा सकता हूं, जीरो के भी नीचे मैं 1 लगा सकता हूं, इसीलिए क्या हो जाएगा? सारे के सारे नंबर हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे। जब इंटीजर्स हैं तो सारे के सारे नंबर में क्या? नेचुरल रेशनल नंबर भी होगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या होगा? विदाउट डेसिमल वाले के बाद हम लोग विद डेसिमल में आ जाएंगे। अब हमारा कुछ काम है। अब हमें जो मेन होगा, हमें कुछ पॉजिटिव इंटीजर से हमें रिलेटेड कुछ आगे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग मेन जो अगर हमें देखना पड़ेगा, हमें लास्ट का 2 टॉपिक, थर्ड और फोर्थ वाला, हमें इस टॉपिक से रिलेटेड है। चलो अब हम लोग विद डेसिमल वाले के साथ। विद डेसिमल का मतलब आ जाता है, अगर कोई भी नंबर डेसिमल में, आपने ये देखा होगा कि डिवाइड होने के बाद एग्जैक्टली पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स के तो फिक्स हो जाता है, मतलब वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, और पॉइंट के बाद कुछ 1-2 डिजिट के बाद फिक्स हो जाता है, उससे नंबर नहीं बढ़ता है। जैसे कि 0.125 इतना होगा, ना ही तो नंबर इसमें रिपीट हो रहा है, नहीं तो नंबर आगे बढ़ रहा है। एक केस हो गया। सेकंड केस होगा कि कोई नंबर होता तो है लेकिन नंबर रुकता नहीं है, नंबर रुकता नहीं, लेकिन नंबर रिपीट कर रहा होगा, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में क्लास 9th में देखा होगा। तो इसका मतलब नंबर रिपीट हो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। एक केस ऐसा हो सकता है, पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद नंबर ना ही तो रुक रहा है, ना ही तो नंबर रिपीट कर रहा है। तो इसमें हमें कुछ ना कुछ देखने को मिला। पहले वाले में यह मिला कि पॉइंट के बाद नंबर रुक चुका है। जो पॉइंट के बाद जो नंबर रुक चुका है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेट का ही मतलब होता है कि चलने के बाद कहीं रुक जाना, उसके बाद आगे ना बढ़ना। इसीलिए डिवाइड तो हो गया, लेकिन पॉइंट के बाद 1 2 3 मतलब जितने भी पॉइंट जाएगा लेकिन फिक्स हो जाए, ना ही तो नंबर रिपीट होगा, ना ही तो नंबर आगे बढ़ेगा। टर्मिनेटिंग बोलते हैं उसको। ओके, इसमें क्या हो जाएगा? क्या नंबर रुक रहा है? नहीं, नंबर नहीं रुक रहा है, लेकिन नंबर रिपीट हो रहा है। इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नंबर रुक नहीं रहा है लेकिन नंबर क्या? बट रिपीटिंग, नंबर रिपीट कर रहा है। आगे एक बात। ओके, अब जरा गौर करो इसमें क्या होता है? ना ही तो नंबर रुक रहा है, ना ही तो नंबर रिपीट कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर रहा है। नॉट रिपीटिंग, नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, इन्फिनाइट तक चला जाएगा, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा, लेकिन नंबर रिपीट के साथ जाएगा और ये बिना रिपीट के जाएगा। ओके, तो जो हमने फर्स्ट 2 देखा, टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये दोनों नंबर कैसा है? ये दोनों का दोनों क्या है? रेशनल नंबर है हमारा। कौन सा नंबर है ये? रेशनल नंबर्स है। क्या ये हमारा? रेशनल नंबर्स। अब जो हमारा बचा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ये क्या है हमारा? कैसा नंबर है ये? इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है ये हमारा? इरेशनल नंबर है। जैसे कि एग्जांपल में ले लो, √3, √2, √5, √7 एक्सेट्रा। तो ये हमारा क्या हो गया?
इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर। प्लीज आप इनको एक बार या दो बार रिपीट करके जरूर देखोगे, आपको टेबल अगर याद हो जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा ये वाला भी कहीं ना कहीं आपको पूछा जाएगा लास्ट वाले में कि डेसिमल एक्सपेंशन में हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है, हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। लेकिन थर्ड नंबर पे जो मैंने कंटेंट में पढ़ा था, वो थर्ड नंबर पे हमने ये पढ़ा था कि हम इरेशनल नंबर्स को प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमें ये प्रूफ करना होगा। ये थर्ड जो मैंने कंटेंट बताया थर्ड में, ये हमें फोर्थ में पढ़ना। ओके, बात आ गई ये कंप्लीट रियल नंबर्स का। अब रियल नंबर्स में एक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अब सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। और जो अगर शॉर्ट वे में बोलूं, जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम होता है और यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। कहीं आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा के मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, या फिर आपको बोल देगा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, दोनों का प्रोसेस एक ही है, दोनों एक ही चीज है। ओके, सबसे पहले हमारा आता थ्योरम भी आ जाता है। थ्योरम में क्या था, 1.1 में यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा होता क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा ये कहता है, एक हमने आपने पढ़ा होगा, कुछ यूं पढ़ा होगा आपने, जो हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जो हमारा जो ये है, ये क्या हमारा डिवाइजर, डिवाइड करने वाला, जो डिवाइड हो रहा है वो कौन हो रहा है, 38 हो रहा है, वो डिविडेंड हम लोग बोलेंगे। और जो हमारे पास जो भी, मैं मान लेता हूं, उसमें डिवाइड कर देता हूं फिलहाल के लिए, ये कौन सा बचेगा, कोशेंट। और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, कुछ हमने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन हमें इसकी मदद से, हमें इनकी मदद से हमें एसएफ निकालना होगा। हमें सिर्फ डिवीजन नहीं करना है, इन्हीं की मदद से क्या करना है, हमें निकालना होगा आपको एसएफ। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जो कहता है, ये कहता है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक का नाम है ए, दूसरा का नाम है बी, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ख्याल रखना। ओके, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q and R satisfying। satisfying का मतलब कुल मिला के ये होगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को कुल मिलाकर आप इतनी सी बात समझ लो। ऊपर अगर आपको ये समझ में ना भी आएगा तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना समझ लो। और ये जो रूल जो फॉलो कर रहा है ना, वो बिल्कुल ये वाला रूल फॉलो करेगा। जो हमारा ए होगा, ये किसकी तरह काम करेगा, डिविडेंड की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह करेगा, अगर मैं लिख देता हूं, अगर जरा इसको प्लीज आप जरा से इसमें देख ले, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, चलो जरा से मैं देख लेता हूं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो हमेशा जो बी होगा वो हमेशा किन से बड़ा होगा, आर से। आर किन से बड़ा होगा, या इक्वल टू किसका, 0 होगा। ओके, हम लोग इन्हीं की मदद से, और जो हमारे क्यू क्या होगा, कोशेंट, आर फॉर रिमाइंडर। इतनी सी बात कह रहा है ये। ओके, जरा से मैं कुछ मतलब समझा देता हूं। आपका लेम्मा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लेम्मा क्या होता है, एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट होता है। जैसे कि एक तरह से क्या है, एक लेम्मा है, क्योंकि एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट होता है। इन्हीं की मदद से हमें दूसरे चीज को प्रूफ करना होता है। इन्हीं के लेम्मा की मदद से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे चीज को प्रूफ करते हैं। हमें लेम्मा को कभी प्रूफ किया करना नहीं होता, वो पहले से ही किया हुआ है, हमें उन्हीं की मदद से दूसरे को प्रूफ करना है। ओके, इतनी सी बात है, उसको साइड करो। अब आ जाओ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, हालांकि वर्ड इतने बड़े बड़े हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पर इसका मतलब क्या होगा। इनका जस्ट इनकी मदद से हम दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। और हमको एल्गोरिदम, एल्गोरिदम में क्या होता है, स्टेप्स यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। हम लोग क्या करते हैं इसमें, एल्गोरिदम जो है वो स्टेप्स होता है हमें कि ताकि हमें दूसरे प्रॉब्लम्स क्या करें, सॉल्व करें। ओके, एल्गोरिदम स्टेप्स यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। सिर्फ हम लोग कुछ ऐसे स्टेप्स करेंगे ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हमें एसएफ निकालना होगा टू पॉजिटिव इंटीजर्स का, किसकी मदद से, हमें उन्हीं की मदद से। जब मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की मदद से जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, वो हमारा क्या होगा, एल्गोरिदम कहलाएगा। इसीलिए एल्गोरिदम और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा वो दोनों ही क्या होता है, एक ही चीज होता है। ओके, आखिर हमें कुल मिला के एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या हमसे एग्जाम पे ये नहीं पूछा जाएगा
लेकिन हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कौन सा रेशनल नंबर होता है, कौन सा रेशनल नंबर होता है, तो हमें इसको बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। क्या हमारे जो मेन एग्जाम्पल लेना देना है बिल्कुल ये वाले स्टेटमेंट है, और साथ में हमें क्या करना है, एग्जाम हमसे ये पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें उसको पढ़ना। ओके, चलिए हम ध्यान देते हैं अब यहाँ पे हमें आखिर यूजेस क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या फिर लेमा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों एक ही चीज है। आखिर हमें यूज क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं? हमें इसलिए पढ़ते हैं ताकि कि हमें इसको फाइंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स कह लो या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में जो एचसीएफ निकालना होता है, हमें निकालना होता है दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में हमें क्या एचसीएफ निकालना होगा। अब एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब दो नंबर के बीच में होगा, उसमें से हम कौन सा दो नंबर के बीच में कौन सा दोनों बड़ा से बड़ा, छोटा छोटा नहीं, एलसीएम नहीं, हम उन दोनों के बीच में कौन ऐसा बड़ा नंबर लेंगे जो दोनों के एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होता है। ओके, जैसे कि मैंने लिखा है ये जब मैंने लिखाया तो फिर आपको कुछ ध्यान में होगा, तो मैंने तो यही बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में, बिल्कुल वही चीज है भाई। अब हमें एचसीएफ के दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में जब हम एचसीएफ निकालेंगे, किनकी मदद से? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, दो नंबर्स के बीच में एलसीएम निकालेंगे। ओके, ये जो है, चलो इसको जरा से हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने इसको बता दिया था यहाँ पे, ये डिवीजन, ये जो हमारा ए किसकी तरह, डिविडेंड की तरह काम करेगा, बी डिवाइजर की तरह, क्यू क्वोशिएंट की तरह, आर रिमाइंडर की तरह हमारा काम करेगा। प्लीज इनको एक छोटा सा था, बहुत अच्छा है, अब इसको याद रखो। चलो मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूं कि हमें दो नंबर्स का में एचसीएफ निकालना होगा और हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से। चलो एग्जांपल नंबर 1, फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 के बीच में हमें क्या एचसीएफ एक ही नंबर होगा, हमें पूछना है। हालांकि हमारा एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है उन्हीं का ही क्वेश्चन पूछा है। जरा इसको हमें सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने से पहले हमें लिखना पड़ेगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या लेमा की मदद से हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले जरा मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं, देखो जरा हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा नंबर कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है, 135 एज अ डिवाइजर की तरह काम करो, और आपको 225 किसकी तरह काम करेगा, वो डिविडेंड की तरह काम करेगा। चलो इसको आप डिवाइड कर दो। सिर्फ जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम 135 0 90 आ रही बस हमें। फिर इस 90 को किसको डिवाइड करोगा, फिर इसको करोगे 135 को 135। जब इसे डिवाइड करोगे 1 टाइम चलेगा 190। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब इसी 45 को 45 से 90 को डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने इसको छोटा नंबर से बड़े को मैंने तब तक मैंने डिवाइड किया, तब तक किया जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ गया, 0 नहीं आ गया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों नंबर्स को जब तक हम एक दूसरे से छोटा नंबर से बड़ा नंबर को जब तक डिवाइड करो, कुछ ऐसे करना है। सबसे पहले मैंने इसको इस नंबर को डिवाइड किया, कुछ मेरा क्या रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 0 आया नहीं, 90 था। फिर उसको आगे पढ़ो, आगे का स्टेप क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग किसके तरह काम करेंगे, एज अ जो रिमाइंडर था अब यहाँ किसके तरह काम करने लगा, हालांकि अब यहाँ पे ये डिवाइजर की तरह काम करने लगा। अब किसको करोगे आप 135 को हमने 90 से डिवाइड मैंने किया, अब भी रिमाइंडर 0 नहीं बचा। फिर मैंने क्या किया, इस 45 से 90 को मैंने डिवाइड कर दिया। जब मैंने 45 से 90 को जब मैं डिवाइड किया तो एग्जैक्टली रिमाइंडर 0 बच गया। मतलब कि जो नंबर से अगर हमारा यहाँ पे जो एचसीएफ क्या होगा 45 होगा, एचसीएफ 45। अब क्या मुझे ऐसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है इसको, मुझे किसका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, हम पढ़े क्या था। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले डिविडेंड ये था, ये हमारा किसका डिविडेंड की तरह काम करेगा 225 एग्जैक्टली। अब हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। हमने क्या किया 135 को क्वेश्चन कितना था 1, अब यहां पे क्या था डिवाइजर था, ये डिवाइजर कितना था क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर 90, कुछ ऐसे हमने किया, एक स्टेप कंप्लीट।
नाउ सेकेंड स्टेप, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, अब हमारा थर्ड स्टेप में क्या कहानी खत्म। उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें 135 को 135 को हमने क्या किया, यहां से 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर में क्या था 45, ऐसे लिख लिए। अभी भी क्या हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया हमें, जैसे कि हमारे यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं आया था 45। अब हम लोग क्या करेंगे 90 को 45 इंटू 2 प्लस में क्या लेंगे हम लोग जीरो, क्योंकि 45 इंटू 2 किसके, इसके बराबर हो गया। जरा आप देखें, अगर आप हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कुछ ऐसे करना, हमें लॉन्ग डिवीजन जो हमारा डिवीजन मेथड होता है हमें उसको वन साइड में करना पड़ेगा, हमें समझे। पहले आपको जब भी ऐसा सॉल्व करना होगा आपको रफ वर्क में ऐसे करना है, तब आप ऐसे कर पाओगे। ओके, मैंने कर दिया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लो जरा। इन अगर एचसीएफ निकालना होगा, इन दोनों के बीच में जो छोटा वाला नंबर होता है डिवाइजर की तरह काम करेगा, जो बड़ा नंबर होगा वो डिविडेंड है। जब आप उसको डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर जो भी बचेगा यहाँ पे वो किसकी तरह काम करेगा, फिर डिवाइजर की तरह काम करेगा। और जो हमारा जो डिविडेंड जो यहाँ डिवाइजर की तरह काम कर रहा था यहाँ पे डिविडेंड की तरह काम करेगा। जब फिर मैं 90 से 135 को जो डिवाइड किया वन टाइम, रिमाइंडर बचा 45, फिर इसी 45 को मैंने किसके तरह, मैं डिवाइजर की तरह काम किया, और ये डिवाइजर किसका एज ए डिविडेंड की तरह काम किया। करने के बाद जब मैंने 45 से 90 को डिवाइड कर दिया, बचा मेरा रिमाइंडर जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में तो मेरा एचसीएफ क्या आ जाएगा, हमारा एचसीएफ आएगा क्या 45, क्योंकि 45 ही तो आखिर एग्जैक्टली डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो कर रहा है, इसलिए मेरा आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब हम लोग इसका फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप पहले इनको बहुत अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। ओके, अच्छा, इससे पहले जहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा था ना, मैंने वहां पे कुछ लिखा नहीं था, ठीक है। इसलिए प्लीज थोड़ा सा लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए जहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था ना, वहां पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। ओके, थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इन्हीं का सेकंड एग्जाम्पल लेता हूं मैं। सेकंड एग्जाम्पल में मैं क्या लूंगा, अगर मुझे निकालना अगर 306 एंड 657, हमारे ये दो नंबर है, क्या है हमारा ये दो नंबर है। ये हालांकि बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का हमें एचसीएफ निकालना होगा। किसकी मदद से, इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिदम या फिर इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा की मदद से। ओके, पहला स्टेप हमारे क्या था सॉल्व करने का, जो बड़ा वाला नंबर होता था हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ता था, इज ग्रेटर देन 306। अब फिर मैं साइड में लेता हूं एक, ठीक, हमें ये अलग से मेथड है, हमें ये लॉग डिवीजन मेथड से। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 306 को हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। डिवाइड करो कितना, 2 टाइम से चल जाएगा, क्योंकि 300 है, 300 और 6 है यहाँ पे, तो आ जाएगा 2 टाइम से हो जाएगा 612। जब आ जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा 45, स्टेप 1। अब 45 306 से लगभग ये हमारे 6 बार से हो जाएगा। इसको करोगे आप डिवाइड, ऐसे आ जाएगा। ओके, 6 क्या 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 36। स्टेप सेकेंड, अब क्या हो जाएगा 36 डिवाइड करो 45 से, तो क्या 1 टाइम इन 9। स्टेप थर्ड, अब क्या होगा 9 डिवाइड बाय 36, 4 टाइम 0। स्टेप 4, तो स्टेप 4 में क्या हो जाएगा 9 एग्जैक्टली हमने तब तक डिवाइड करते रहे तब तक क्या रिमाइंडर हमारा 0 नहीं जा जाए। रिमाइंडर का भी 0 नहीं आ रहा था यहाँ पे कहीं, आ गया 4 स्टेप। अब कैसे लिखोगे, पहला स्टेप हमारा क्या था, जो कि जो सबसे बड़ा था 657 इक्वल्स में था, इक्वल्स टू 306 इंटू कितना करेंगे हम 2 प्लस रिमाइंडर कितना था बच्चे, अब हमारा रिमाइंडर था 30 नहीं ये 45, 36 इंटू 45 था हमारा। स्टेप 1 आ जाइए, 306 में 45 इंटू 6 प्लस में 36। स्टेप सेकेंड, अब हमें क्या करना है 36 इंटू 1
प्लस में हमें रिमाइंडर 9 क्योंकि एक ही आएगा, और फिर 36 में क्या हो जाता था यहाँ पे 9 इंटू 4 प्लस में रिमाइंडर 0। तो कौन सा नंबर से मल्टीपल या फिर हमें लास्ट में कौन सा था जो 0 आया, दैट इज कॉल्ड, सॉरी हाँ ठीक है। उसी तरह से अब हमारा यहाँ पे एचसीएफ कौन सा आ जाएगा, एचसीएफ हमारा आएगा 9, क्योंकि 9 का उस जो हमने डिवीजन करने 0 आया था, उसी तरह से 9 के बाद जो कौन सा नंबर हमने जो भी मल्टीपल किया था, मल्टीपल हमारा पहले ये बी था, ये क्या हमारा बी है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो फिर मैं लिखूंगा एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आया, इन दोनों नंबर का एचसीएफ आया हमारा 9। ओके, हमारा मैंने कुछ लिया, उसके बाद हम लोग फिर इन्हीं का यूजेज में फिर हम लोग आएंगे कि आपने सुना होगा कि अगर कोई भी नंबर अगर 4q+1 में है तो आप आपको ऑड नंबर पे है, अब हमें शो करो, प्रूफ करो कि ये ऑड नंबर कैसे है, फिर हम लोग उसको आगे में पढ़ेंगे। हम लोग यूजेज में हमें एक ही देखा है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेम्मा का मदद से हमने अभी तक एक ही देखा, हमें 3-4 और देखने हैं। जैसे कि हमने इससे पहले हमने देखा कि कैसे हमने जो था यूक्लिड्स डिवीजन का लेम्मा का, तो हमने उसमें ये देखा था कि हम एचसीएफ को मतलब 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैंने उसमें बता दिया था। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा पार्ट सेकेंड। फर्स्ट में ये था कि हम कैसे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालते हैं, मैंने बता दिया बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की मदद से। फिर उसी यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की मदद से थोड़ा सा कहेंगे और के कुछ इंपॉर्टेंट 3 पार्ट्स अब हम इसी में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और जो मैं बता रहा हूं ये सब के सब कहा एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसी में से लिया गया है। ओके, पहला ये है कि शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, याद रखना ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3 का फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब हमें इसी का यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की मदद से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैं मान लेता हूं कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का मतलब हो जाता है जैसे कि 3, 5, 7, तो ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, तो फिर उसे उसी तरह ही हमने अगर किसी इस फॉर्म में रखना है तो हमें शो करना है, एक तरह से प्रूफ करना है कि ये कैसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। मैं मान लेता हूं, हमें फिर याद रखना है कि हमें जितने भी इस वाले चैप्टर से अब जब मैं पढ़ा रहा हूं पार्ट फर्स्ट पे ए पार्ट में यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा के पार्ट में मैं पढ़ा रहा हूं, सबके सब यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की मदद से कहीं कहीं ये सॉल्व होगा। ओके, मैं मान लेता हूं पहला वाला नंबर है, कोई एक नंबर है जिसे हम एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स में मान लेता हूं, कोई एक नंबर है ये मान लिया उस नंबर को, वो नंबर कौन सा होगा, वो हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। और साथ में जो इस वाले में हमें देखना, हमेशा याद रखना, जब भी अगर प्रूफ करने के लिए या कहीं से भी क्वेश्चन अगर रहता है, कहीं न कहीं उसका हिंट हमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, उन्हीं की मदद से हम कहां पे आंसर्स में सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी आपको प्रूफ करने वाला आए या फिर शो करने के लिए वाला, आपकी एक नजर हमेशा क्वेश्चन में रहना चाहिए कि आपने क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए क्या बोला है। इसको बहुत अच्छे से जब आप जहन में रखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा उसमें हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, मैं मान लेता हूं कि इसको मैंने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है जैसे मैंने a माना है, और b की जो वैल्यू है वो 4 है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं, ये 4 है। उसी तरह से जो हमारा q और r होगा वो कोई ना कोई क्या होगा, इंटीजर्स होगा। मैंने यहां तक मान लिया। नेक्स्ट, अब हमें किसकी मदद से सॉल्व करनी है इसको करनी है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की मदद से सॉल्व करना है। मैं जानता हूं कि आप सब हम जानते हैं कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा होता है वो a = b/q+r हम लेते हैं, और हमेशा b ऑलवेज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0। ओके, हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने a मान लिया, ठीक है। अब साथ में हमने bq+1, ये हमारा क्या था, दिया हुआ था। ओके, जब हमने ये जो दिया हुआ था तो हमने यहाँ पर जो b की वैल्यू 4 माने तो 4 इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हमने यहाँ से यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की मदद से हमने लिख लिया। अब जो r की वैल्यू जो है हमेशा कितने, 4 जो है हमेशा r से बड़ा है, इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r की वैल्यू 0, 1, 2 और 3, क्योंकि ये r से क्या है, 4 से छोटा है ये सारे r की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 तक ही रहेगा। ओके, अगर मैं मान लेता हूं एक जगह अगर मैं a की
आर की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं। अगर हम आर की वैल्यू 0 मान लेंगे तो ए इज इक्वल टू 4Q। अगर मैं प्लस 0 लिख लेता हूं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। आप प्लस में 0 लिखो या ना लिखो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए जब हम आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा ये वाला मिलेगा। ओके, नाउ कम्स टू अगर हम आर की वैल्यू 1 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? अगर आर फॉर रिमाइंडर है यहाँ पे, क्यू फॉर कोशेंट, बिल्कुल जैसे मैंने बताया था डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सेम उसी तरह से ही मैंने इसी को सॉल्व कर रहा हूं। आर की वैल्यू 1 रखे तो हमें ये मिल गया। अगर हम आर की वैल्यू 2 रखे तो फिर ए इज इक्वल टू 4Q प्लस 2। ओके, अब हम थर्ड ए इज इक्वल टू 4Q प्लस 3 मिलेगा। अब हमें इससे ये पता चल जाएगा, कोई भी अगर मैं मान लेता हूं, जरा इसको जरा गौर से करो, इनको देखो, और ऐसा नंबर जैसे 2 से डिविजिबल ना हो, तो मैं मान लेता हूं Q कोई सा भी नंबर अब रख लो, अब 1 रखो, 2, 3 कुछ भी रखो। अगर सपोज डेट अगर मैं रखता हूं Q की जगह 1, Q की जगह मैं 1 रखूं तो 4 इंटू 1, 4 प्लस 1 5, 5 क्या हमारा ऑड नंबर है। अब दूसरा नंबर चलता है, अगर हम Q की जगह 2, अब कुछ भी रख दो यहां पे और प्लस 1 में है तो ये हमेशा कौन सा फॉर्म बनेगा? ये हमेशा ऑड वाला फॉर्म बनेगा। ओके, सो हमें ये वाला और प्लस हमें एट से, इन दोनों से हमें पता चल जाएगा ये भी हमारा ऑड है, साथ में हमारा ये भी ऑड है। लेकिन ये वाला नंबर और जहां हमने 0 वाला नंबर लिखा था, ये हमारा कैसा नंबर है? इवन नंबर है। ये कैसा नंबर है हमारा? इवन नंबर है। क्योंकि अगर मैं इस फॉर्म में मैं मान लेता हूं कि ये वाले में अगर मैं Q की जगह 1 रखता हूं तो 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6, 6 कैसा मेरा इवन नंबर है। इसीलिए हमें सिर्फ कौन सा करना था? हमें इवन और ये नहीं बताना है, हमें नहीं बताना है, हमें सिर्फ ऑड बताना है। इसीलिए हमने ये देखा, सो शोड दैट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 4Q प्लस 1 4Q प्लस 3। और फिर नेक्स्ट अगर स्टेप इसका बनेगा 4Q प्लस 5 बनेगा, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 13, 17, 19, 21, 23 आगे तक होता जाएगा। लेकिन आपको यहीं तक करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यहीं तक ही पूछा गया है, इसलिए मैंने बोला आपकी नजर हमेशा यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, हो चुका है। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में ये कह रहा है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, इससे पहले मैंने बता दिया था पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग उनको बोलते हैं जो नेचुरल नंबर होता है। अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हमें स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे उसका हम? अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें कौन सा फॉर्म में मिलेगा? या फिर 3m का मिलेगा या फिर 3m प्लस 1, m जो हमारा यहाँ पे कोई ना इंटीजर है, राइट। सो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कौन सा फॉर्म में मिलेगा? 3m का मिलेगा या फिर 3m प्लस 1 का फॉर्म में मिलेगा। जो मेरा m है कोई ना कोई इंटीजर है। ओके, आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट हमने a को क्या मान लिया? कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, और जो b की वैल्यू क्या होगा हमें से यहाँ पे 3 हो गया। अब जो हमारा q और r क्या होगा? कोई ना कोई यहाँ पे इंटीजर होगा। इतनी बात याद रखना, q और r हमारा क्या है? इंटीजर है। q फॉर कोशेंट, r फॉर रिमाइंडर। ओके, अब हमें किसकी मदद से सॉल्व करना है इसको? बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की मदद से। मैं जानता हूं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और जो b इज ग्रेटर देन r एंड r इज ग्रेटर देन या मे बी इक्वल्स टू 0। जब आ गया तो a की वैल्यू जो हमने a माना था पॉजिटिव इंटीजर, सो b 3q प्लस r, जो b को हमने क्या किसके तरह माना था? 3 को माना था। b इज इक्वल टू 3 मैंने माना था, सो 3 इज ग्रेटर देन r, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे मैं मान लेता हूं r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है। जाहिर सी बात है, तो 3 से छोटा क्या होगा? 0, 1, 2। सो इसीलिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r जो रिमाइंडर की वैल्यूज है वो कौन सी होनी? 0, 1, 2 होना है। ओके, अब इस सिचुएशन में हमें क्या स्क्वायरिंग करना था? अब केस फर्स्ट, अब मैं कहां लूंगा? जब भी स्क्वायर होगा तो केस 2 लेना है, या फिर हमारे क्यूब होगा तो केस 3 लेना है। अब आया तो केस फर्स्ट में ये है, अगर मैं r की वैल्यू 0 लूं,
अगर मैं आर की वैल्यू 0 लूंगा तो मेरा जब मैं ले लूं तो हमारा क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 3q, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। आप 0 लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे कि हमने यहाँ बताया। अगर आपने इस स्टेप को अगर इस स्टेप को अगर समझ लिया तो इसमें से आने वाले जितने भी सारे के सारे समझ आएंगे। प्लीज आप इनको फिर एक बार नहीं, अगर आप एक या दो बार सिर्फ इसी को देखना, पहला वाला क्वेश्चन को एक या दो बार से ज्यादा प्लीज देखना दी, अपने आप को समझ में आ जाएगा। ओके, केस फर्स्ट में अगर आर की वैल्यू हमने 0 रखा तो हमारा ये वाला फॉर्म बनेगा। अब हमें क्या करना, हमें स्क्वायर करने बोला था ना। जो मेरा पहला फॉर्म बनेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड पे स्क्वायर कर दोगे। तो इन दोनों को जब हमने स्क्वायर किया था a स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर, ये बन जाएगा। जो 9 स्क्वायर q के क्या मैं ऐसे में लिख सकता हूं, ये 3 है, q लिख सकता हूं क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि जब आप इनको मल्टीपल करोगे तो फिर ये स्क्वायर बन, ये वाला 9 क्यू स्क्वायर बन जाएगा। फिर आप ना यहां से इसको m मान ले, क्या मान लो, m मान लो। सो m बराबर क्या हो जाएगा, q, ये वाला यहां से q इंटू 3q, क्योंकि कहीं कहीं हमारा जो पहला वाला फॉर्म है वो 3 है, कहां पे है, आ जाए हम, या 3m में, इसीलिए हमने इसको यहां से m मान लिया, m बराबर q अंडर रूट 3q। अब रख लो, जब हमने m मान लिया तो ये क्या होगा, 3m हो जाएगा, पहला वाला ये मिल गया मुझे ये तो प्रूफ करना था ना कहीं 3m हमने कर लिया। नाउ कम्स टू द केस सेकंड, क्योंकि केस फर्स्ट में हमने r की वैल्यू 0 रखा था, अब हम r की वैल्यू 1 रखेंगे। जब हमने r की वैल्यू रखा तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही रहेगा, इसमें रखने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही बनेगा, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। r की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, यही से रहेगा। हमने 0 वाला देख लिया, अब 1 का देखते हैं। 1 भी जब भी हम लोग रखा, हमारा ये वाला फॉर्म बन चुका है। अब इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम इनके दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं। जब हमने स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर, अब जब इन दोनों को करोगे तो क्या, ये वाला 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इट विल एक्ट लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे काम करेगा ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो मैंने ये वाला कर लिया। जब हमने इसको फॉर्मूला में तोड़ दिया तो 3q का क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस, जब आप इसको मल्टीपल करोगे 2 इंटू 3 6q इंटू 1 6q। अब क्या करोगे, अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। आप क्या कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक अगर आपको दिख रहा हो तो जरा प्लीज यहां से गौर करें, क्योंकि यहां पे कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है। हम क्या करेंगे, यहां से कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या लेंगे, Q, सबसे पहले ये देखते हैं, 3 से कॉमन ले लिया हमने, 3 ले लिया। अब हमें Q दोनों में था तो हमने 3Q जब कॉमन ले लिया तो 3Q प्लस 2 बचेगा कॉमन लेने की वजह से। जब ले लिया तो हमने यहां से पूरे को यहां से लेकर के यहां तक हमने उसको m मान लिया। जरा देखें, हमने कॉमन ले लिया, यहां से हमने क्या कॉमन लिया, 3 लिया, साथ में Q लिया। 3Q को जब कॉमन ले लिया हमारे बचे 3Q प्लस 2, तो यहां से बचेगा m। तो m जब बचेगा m4q ब्रैकेट क्लोज 3q प्लस 2। जब हमने लोग का m लिखा तो m की वैल्यू हमने यहां लिख लिया, तो यहां बचेगा 3m प्लस का 1। सो हमें तो ये भी तो पूछा गया था, ये पूछा गया था। अब यहां अब क्या मैंने क्या किया, मैंने एक केस को मैंने एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दिया। अगर मैं मान ले तो, क्योंकि हमारा r की जो वैल्यू है अभी यहां पे कितना है, 2 था, मैंने 2 ले लिया। जब आप 2 को एस एच जैसे से आप सेम करोगे, फिर मैं मान लेता हूं 3q प्लस 2 का स्क्वायर कर दोगे तो फिर यहां बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस जो है यहाँ पे 2ab प्लस का b स्क्वायर यहां से बन गया है। जब आप इसको जब ओपन करोगे तो फिर इतना तो आपको पता ही होगा। आप जब उसको ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 4 को जरा सी ट्रिक है, जरा ध्यान दो इधर। a स्क्वायर 9q वाला, जब मैं 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ये हमारे पास 4 है, 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 12 9, यहाँ पे एक चीज कॉमन है, डेट इज 9। जब 3 कॉमन है यहाँ पे, जब मैंने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। जब मैंने ले लिया, फिर यहां से यहां तक हमने क्या m मान लिया। जब m मान लिया तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू में m प्लस 1, कुल मिला करके हमारा ये भी बन रहा है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड से हमें इस बात का पता चल गया है कि कोई भी अगर फ्रॉम केस 1, 2 एंड थर्ड शोड दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 3m या 3m प्लस 1, अगर आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में क्या करेगा, सिर्फ आपको केस फर्स्ट और केस सेकंड को ही बताएगा, कोई केस थर्ड को नहीं बताएगा। अगर आप केस 1 और 2 को लिख करके केस 1, 2 और थर्ड को ना लिख करके अगर दो ही केस को लिख देते तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं ये सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन से भी है और कई बार पिछले सालों में पूछा भी गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं इसको। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ, सबसे पहले हमें ऑर्डर बताया था, फिर यह बोला था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर करोगे तो कुछ और फॉर्म मिलेगा। अब यहां पे कह रहा है, अब स्क्वायर की जगह यहां सिंपल क्या है, क्यूब है। जब यहां पे क्यूब है तो उसका फॉर्म भी अलग हो जाएगा। उसका फॉर्म कौन सा फॉर्म में बनेगा, यहां पे 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। ये कैसा होगा, कोई भी इंटीजर्स इस फॉर्म में बनेगा जब हम लोग उस इंटीजर्स का क्यूब करेंगे। ओके, सॉल्यूशन मैं मान लेता हूं कोई ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ए को हमने क्या मान लिया, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स है और बी की वैल्यू, अब यह 9 है, मैंने 3 मान लिया है, क्योंकि जब हम लोग इसको क्यूब करेंगे और क्यूब जब हम भी लेंगे तो हमारा क्या कहीं ना कहीं ये 9 अपने आप बन जाएगा, इसलिए मैंने यहां बी की वैल्यू क्या लिया है, 3 लिया। क्यू एंड आर कोई क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है। बाय इक्वल्स डिवीजन लेमा, आपको कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला, पहले वालों अगर आप ध्यान से देंगे तो सारे के सारे क्या एक ही तरह से रिपीट हो रहा है। इक्वल्स डिवीजन लेम्मा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो b इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0। जब था ये a की वैल्यू हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर्स माना था और b की वैल्यू हमने 3 माना, q प्लस r, सो 3 इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 रहेगा। सो यहां पे जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी किसके, आर के, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर का क्या बनेगा, जाहिर सी बात है जब यहां 3 है तो 3 से छोटा क्या होगा, 0, 1 और 2। केस फर्स्ट, अगर हम आर की वैल्यू 0 लेते, फिर मैं जैसे मैंने स्क्वायरिंग में किया तो सेम चीज हमें यहां पर भी करना, बस हम यहां पे स्क्वायर कर रहे थे, अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग, दोनों साइड हमें क्यूबिक करना पड़ेगा। ओके, a इज इक्वल टू 3q, हम लोग क्या करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड। अब हम दोनों साइड में क्या क्यूब लगा देंगे, जब क्यूब लगा दोगे तो हमें क्या मिलेगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब लगा देंगे तो हमें क्या मिले, a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब होता है 27 और q का क्यूब तो रहेगा ही। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज कॉमन लेंगे, अगर मैं चाहूं तो इनको एक 3 लिखो, 9q का क्यूब ले सकता हूं मैं, 9 3 27 का क्यूब जब हमने यहां से लिया तो इसको आप क्या मान लो, m मान लो, क्या मान लो, m। सो m जब आप मानोगे तो अब यहां पे क्या बचेगा, मैं यहां इसके बाद हमें यहां आना है, n माना तो क्या होगा 3m, 3 इंटू m, तो एक क्यूब जो हमारा था, हमारा एक फॉर्म कहीं ना कहीं मिल गया। अब आगे चलते हैं, नाउ कम्स टू द केस सेकेंड। केस सेकंड में क्या है, अब हम लोग आर की वैल्यू कितना लेंगे, हमने पहले 0 लिया तो अब हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, एज इट इज जैसे हमने पहले किया था। ओके, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, आप फिर इसको क्या करोगे, आप क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड में आप क्या कर दोगे, क्यूबिंग कर दो। आप क्यूबिंग करोगे तो क्या बचेगा, ये a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1, कुल मिला के ये कैसा काम करेगा, a प्लस b का होल क्यूब, जो कि मैंने फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जो मैंने लिखा तो उन्हीं के हिसाब से हम लोग करेंगे, ये बड़ा सा बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको याद तो होगा ही। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3q का जो क्यूब रहेगा 27 क्यूब। अब मैंने 1 का जो क्यूब होगा तो वही रहेगा, मैंने 1 की जगह मैंने इधर कर दिया ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो, ये तो यहां पे होना चाहिए लेकिन मैंने इसको प्लस में इधर कर दिया है। ओके, अब 3 के स्क्वायर 9,
9 इंटू 3 27 क्यू स्क्वायर। अब प्लस, अब 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 3 9 क्यू प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग एक कॉमन ले लेते हैं। यहां पे हम लोग जो कॉमन क्या ले पाएंगे, हम लोग लेंगे यहां पे 9 क्यू। 9 क्यू जब कॉमन लेंगे तो हमारे बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू का लगा लो आप, यहां से इनको यहां से कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद हम किसको m मान लेते हैं। जो हमने कॉमन लिया इस वाली वैल्यू कुल मिलाकर अगर आपको लगे तो m की वैल्यू हमने क्या माना, q 3q स्क्वायर प्लस 3q, दैट इज m की वैल्यू है। तो m की वैल्यू हमने ले लिया, तो यहाँ पे 9 प्लस 1, तो हमारा भी एक फॉर्म ए भी आ गया। तो हमें क्या क्या करना था, हमें 9m भी हो गया, 9m प्लस 1 ए भी हो गया। अब हमारे क्या चाहिए, 9m प्लस 8 चाहिए। ओके, नाउ कम्स टू द केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या करेंगे, r की वैल्यू फिर 2 लेंगे। जैसे हमने करते हुए आ रहे, a की जो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, फिर इसी को आप क्या करोगे, क्यूबिंग बोथ साइड। आप दोनों तरफ क्यूब कर दोगे तो आपको a क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 27q स्क्वायर। फिर जैसे कि मुझे यहाँ 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, मैंने 8 को प्लस में यहाँ पे कर दिया है। और फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 54q स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 36q। अब फिर क्या करोगे, यहां से यहां तो हमें कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, वो मिल रहा है 9q। क्या मिलेगा, क्यों 9q, वो मिलेगा ही, क्योंकि आपको पहले बता दिया है कि जो यहाँ पे दिया हुआ वो सही दिया हुआ है, इसलिए वो होना ही है 9q। अब क्या करोगे, यहां से जब मैंने इसको यहां से कुछ ऐसे कॉमन 9q, जब आप कॉमन कुछ ऐसे ले लिए तो आप क्या करो, यहां से लेकर के यहां तक m मान लो। क्या मानना है हमें, m इसलिए मानना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में सारे इंटीजर्स के साथ मल्टीपल में क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। q की जगह हमें m दिया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पे m मान लेते हैं। m जब हम मान लेंगे तो यह 9m प्लस 8 पूछा गया था हमसे भी, कहां चला गया, ये है यहाँ पे 9m प्लस 8। ओके, इसका मतलब जो भी हमने लिया, अब देखो, फ्रॉम केस 1, 2 एंड 3 showed that 9m plus 9m plus 1 या 9m plus 8 are positive integers। अब हमने देख लिया कि हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ये हमारा जो एक्सरसाइज का कुछ एग्जांपल्स भी था, और जो मैं क्वेश्चंस जो मैं ले रहा हूँ लास्ट 10 इयर्स का जो प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत सीबीएसई में पूछा गया, मैं वो क्वेश्चंस उठाता हूँ, एनसीईआरटी से भी लेके आ रहा हूँ, और साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा रहा हूँ, ताकि ऐसे कोई क्वेश्चंस आए आपका छूटे ना, ताकि आपको शायद ये भी लगेगा शायद ये वीडियो कहीं ना कहीं लंबा हो रहा है। प्लीज आप वक्त में ना जाए, क्योंकि अगर एक चैप्टर को अगर आपके स्कूल में हो या कोचिंग में हो तो आप जब भी पढ़ते हो कम से कम आपको 3 घंटा से ज्यादा लगता है, उसमें आपको 3 घंटा से ज्यादा लगता है। कहीं आपको देख लो कि आप यहाँ पे 2 घंटे मैक्सिमम, मेरे ख्याल से 2 घंटे से उससे भी कम ही में आपको मैं चैप्टर विद क्वेश्चंस के साथ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जैसे कि मैंने हमारा इससे पहले जो मैंने कंटेंट मैंने बताया बहुत अच्छे से, उसको प्लीज देख लें। अब मेरा इसका पार्ट फर्स्ट था, इसके बाद जो मैं पार्ट सेकेंड लाऊंगा, इसके बाद पूरा चैप्टर हमारा उसमें बाकी का क्लियर हो जाएगा। फिर जो पार्ट हमारा थर्ड होगा उसमें मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है लास्ट 10 इयर्स जो सीबीएसई से पूछा गया था उसी से मैं क्वेश्चंस उठाऊंगा, और कुछ मैं एनसीईआरटी से मैं उठाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।